बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज 25 जून 2020 को जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है उसका टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिक डेफिनेशन में, उस ट्री को दोबारा यहाँ पे ड्रा कर दिया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने उसमें पढ़ा था बेसिक डेफिनेशन में कि मैटर की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो हमने कहा था कि प्योरिटी की बिना पे दो टाइप्स हो सकती हैं, एक को सब्सटेंस बोला जाता है और एक को मिक्सचर बोला जाता है। जो सब्सटेंस है ये हमने कहा था कि प्योर पीस ऑफ मैटर होता है। फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक को हम एलिमेंट्स कहते हैं और एक को हम कंपाउंड्स कहते हैं। मिक्सचर को अभी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक डेफिनेशन वाला टॉपिक हमने बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है, मेजर टॉपिक, उसमें हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर एंड मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। या तो कोई चीज खालिस हो सकती है जिसे आप सब्सटेंस कहते हो, या नाखालिस होगी जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो जो खालिस हालत होती है वो फर्दर दो तरह की होती है, एक एलिमेंट्स होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स के बारे में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात कर चुके हैं, हम डेफिनेशंस की बात कर चुके हैं, हम इसकी अकरेंस की बात कर चुके हैं, हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, हम सिंबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम वैलेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, हम वेरिएबल वैलेंसी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एंड लास्ट वन हम रेडिकल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। सो इसका मतलब हमने एलिमेंट में ये 8 पॉइंट डिस्कस किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सारा कुछ हमने कल के लेक्चर में वाइंड अप कर दिया है। ये इतना हिस्सा जो मैंने एलिमेंट्स के अंदर सर्कल कर दिया हम ये पढ़ चुके। तो इसका मतलब मादा की खालिस हालत दो थी, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड। एलिमेंट्स के रिलेटेड हम पढ़ चुके। आज जो हमारा टॉपिक होगा मादा की दूसरी खालिस हालत कंपाउंड्स के बारे में होगा। क्लियर हो गया? ये हमारा आज के लेक्चर का इंट्रो कह लो के था, ताकि आप प्रीवियस लेक्चर्स के साथ में इसे कोरिलेट कर सकूं और आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद अब बाकायदा तौर पे हम कंपाउंड्स की तरफ आएंगे। तो कंपाउंड्स में हम मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको मोलेकुलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड की डिस्कस करेंगे, मोलेकुलर एंड फार्मूला यूनिट, यानी कि इन अदर वर्ड सिंपलिस्ट आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स की बात करेंगे। हेडिंग यूं दे लें, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। उसके बाद हम मोलेकुलर मैस के हवाले से भी जिक्र कर लेंगे, या एज वेल एज मोलेकुलर मैस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप मोलेकुलर फार्मूला को समझ सकें। मैं यहाँ पे इन दोनों आपकी बुक में से मोलेकुलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन की हद तक है। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि मोलेकुलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट में फ़र्क बताऊँगा।
इनका डिफरेंस हम इंडिकेट करेंगे यहां पे। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद हम जो है लास्ट वन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करने के साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है बेटा कि हमारे पास मादा की यह खालिस हालत है, सो आप यूं लिखे कि टाइप ऑफ प्योर पीस ऑफ मैटर अब आप इसकी जगह टाइप ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते थे, बट substance is also a pure piece of matter actually. So आप लिख सकते हो टाइप ऑफ प्योर पीस ऑफ मैटर which consist of या which is made up of different elements। यहां पे ये बात बहुत अहम तरीन है कि ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है वाया स्पेसिफिक रेशियो ऑफ देयर मैसेज, उनके मैसेज की मखसूस निस्बत होती है। और यहां पे ये बात आपको अहम तरीन मेंशन करता चलूं कि जो मेडअप होगा डिफरेंट एलिमेंट्स से, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे पास केमिकल होगा, केमिकली कंबाइंड। यानी कि जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो उनको सादा तबई तरीकों से वापस नहीं मोड़ा जा सकेगा। एक बार कंबाइन हो गया, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर रिएक्शन होके वाटर बन गया, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 2 बार 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन के एटम है 2, 32 ग्राम। इसका मतलब 4:32। सिंपलेस्ट रेशो के आगे 1:8। सो ये सिंपलेस्ट रेशो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं 1:8 से तो वाटर बनता है। बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल आपने लिख दिया। अब इनका आपस में मिलना एक केमिकली तौर पे होगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कॉम्बिनेशन हुआ तो उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नेचर बदल गई, उनकी प्रॉपर्टीज बदल गई और जो रिजल्टेंट स्पीशी हमें हासिल हुई है उसकी खसूसियात इन दोनों से यकसर मुख्तलिफ थी और उस स्पीशी को वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सादा तबई तरीकों से नहीं मोड़ा जा सकता था। यहां पे ये बात बहुत अहम है कि सादा तबई तरीकों से नहीं मोड़ा जा सकता था। मिसाल के तौर पे बॉयल करके नहीं मोड़ सकते थे आप, उसको जो है मकनातीस फेर के वापस नहीं मोड़ सकते, आप उसे फिल्टर करके वापस नहीं मोड़ सकते। लेकिन साथ ही ये मेंशन करता चलो कि ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि सादा तबई तरीकों से रिवर्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड हैं जिनके जरिए वाटर को वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। तो एनीवे वो इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेसिफिक रेशो की जाना। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेसिफिक रेशो। व्हाट इज मींट बाय स्पेसिफिक रेशो? जैसा कि आपने वाटर के केस में देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन होते हैं 1:8 से, इसी तरह
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। ये एक हाइड्रोजन का एक होता है ग्राम वेट, दो का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, ये जमा सॉरी रेशो 16 एक का होता है, 16 दो बार 32 ग्राम, एक बार 16 बार 1:16। देखो 1:8 से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है, 1:16 से अगर मिलते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इनकी प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा फर्क है कि पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर पी लेंगे तो मर जाएंगे, जहर होती है। ओके हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, लेकिन यहाँ पे उसकी रेशियो 1:8 है, तो हमें वाटर एक और कंपाउंड हासिल हुआ। लेकिन 1:16 से यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में मिलते हैं तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हासिल होता है, एक और कंपाउंड हासिल होता है। सो ये स्पेसिफिक रेशियो थी इनके मैसेज की। क्लियर हो गया। उसके बाद डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स की जाना। सो टाइप्स में हमने 2 टाइप्स यहां पर डिस्कस करनी है। नंबर 1 कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। द टाइप ऑफ कंपाउंड्स which consist of covalent bond। देखें यहां पे सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज मेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको कल बेटा डिफाइन किया था एलिमेंट वाले टॉपिक में जब हम वैलेंसी पढ़ रहे थे तो बॉन्ड को, कि टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर, टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स which holds the atom together, जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखने वाली कुव्वत है उसे आप बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट एक्चुअल 2 अल्फाज से लिया गया है। को स्टैंड फॉर मुश्तरका कॉमन, वैलेंट स्टैंड फॉर वैलेंसी आखिरी। सो मुश्तरका आखिरी इलेक्ट्रॉन्स, मुश्तरका इश्तराक से लफ्ज़ लिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि जो 2 एटम्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स बनी हुई है जो उनको आपस में जोड़ के रखे हुए है, उस फोर्स को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से हुआ है। ये नहीं कि दोनों एक ने दिए हो, बल्कि आपस में इश्तराक किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें यही वाटर की, तो इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे ये एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज हम डॉट और क्रॉस से समझाने के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, तो इसने क्रॉस से अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसने डॉट से दिया, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं वो आपस में इन्होंने शेयर किया है। सो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होंगे, शेड पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, और ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और अल्टीमेटली कंपाउंड क्या हो जाएगा,
कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। सो एक टाइप तो होती है ये। दूसरी टाइप है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। सेकंड वन इज आयोनिक कंपाउंड्स। सिंपल बात है कि टाइप ऑफ कंपाउंड्स which consist of आयोनिक बॉन्ड, जिसमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है। आयोनिक बॉन्ड वही अट्रैक्टिव फोर्स, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप करने के लिए जो दो एटम्स आपस में जुड़े हुए थे उनमें से कोई एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे और दूसरा मुकम्मल तौर पे हासिल कर ले। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम ने मुकम्मल तौर पे खारिज किया है, क्लोराइड ने मुकम्मल तौर पे हासिल किया है, इसलिए सोडियम के खारिज करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोराइड पे नेगेटिव आ गया, चूंकि उसने हासिल किया है। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हो? आयोनिक बॉन्ड कहते हो, और ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। लेकिन इसकी ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की, आयोनिक बॉन्ड की डिटेल आप लोग चौथे चैप्टर में पढ़ोगे। फिर वहाँ पे आप ये भी रीज़न पढ़ोगे कि कौन से एटम है जो लाजमी तौर पे, चूँकि तीसरा चैप्टर भी आप तब तक पढ़ चुके होंगे, दूसरा चैप्टर भी पढ़ चुके होंगे, तो हम ये भी रीज़न पढ़ेंगे कि कौन से एटम है जो शेयर करते हैं, कौन से एटम हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? उनमें से किसी एक ने खारिज करना है, किसी एक ने हासिल करना है। तो किसने खारिज करना है, क्यों खारिज करना है, जिसने हासिल करना है, क्यों हासिल करना है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह रीज़न के तहत है। अभी चूँकि डेफिनेशंस की, अब तक आप लोग एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद करते जाएँ, ऐसे जैसे आपकी केमिस्ट्री का कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो इंशाल्लाह रीजन साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अच्छी केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि आज आप इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से ज़हन नशीन करो। इनके पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ कि हम फलां चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो रेफरेंस कोड कर लेता है कि इसके रिलेटेड हमने चौथे चैप्टर में पढ़ना है, दूसरे में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को तब पढ़ाते वक्त ये साथ मेंशन किया करूँगा कि ये हम पहले बात कर चुके थे, ये हिस्सा रह गया था, अब देखो वो रीज़न हमें मिल गए, समझ आ गई, तो फिर बहुत अच्छी केमिस्ट्री तैयार हो सकती है। उसके बाद हमारा थर्ड वन पॉइंट था, इनके रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को हमने बयान करना है। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स बयान करने से पहले मैं यहां पे चाहूंगा कि आपको ये आइडिया हो कि व्हाट इज मेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव एंड यूनिट्स। यूनिट्स को आप इकाई कहते हो, सिंगल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जर्रा है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि उसमें मुतल्लिका कंपाउंड्स की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं, उसको आप क्या कहते हो? रिप्रेजेंटेटिव कहते हो। विच हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड की तमाम तर खसूसियात उस छोटे तरीन इनफरादी जर्रे में अगर मौजूद है तो उस इनफरादी जर्रे को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव यूनिट कहा जाता है। तो रिमेंबर दैट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनका रिप्रेजेंटेटिव यूनिट मॉलिक्यूल कहलाता है। मैं रिप्रेजेंटेटिव यूनिट मेंशन करना चाहता हूं कोवेलेंट और आयोनिक के अलग अलग। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ
कोवेलेंट कंपाउंड is called मॉलिक्यूल, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वाइल जबकि रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ एन ionic compound is called formula unit। यहां पे अब आके एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको ये मेंशन करना चाहता हूं और मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि कोवेलेंट कंपाउंड के छोटे जर्रे को जो है वो मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं और आयोनिक कंपाउंड के छोटे जर्रे को फार्मूला यूनिट क्यों कहते हैं। जैसा कि देखो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों कहा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड था। आयोनिक कंपाउंड क्यों कहा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड था। दोनों के बॉन्ड को कोवेलेंट और आयोनिक क्यों कहा, क्योंकि इधर शेयर हो रहे थे रीजन थी, इधर ट्रांसफर हो रहा है रीजन है। इसी तरह इनके रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को भी अगर डिफरेंट नेम दिया गया तो डेफिनेटली उसकी भी एक रीजन है और वो मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। वो हमारे पास सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लें कि मॉलिक्यूल कहते किसे हैं। मॉलिक्यूल कहा जाता है कि अगर एटम्स का ग्रुप लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी उसी तरह एग्जिस्ट करे जैसा कि वो सॉलिड हालत में कर सकता था। ग्रुप ऑफ एटम्स exist as same as in solid state and they are liquid and gaseous state। अगर कोई एटम्स का ग्रुप जिस तरह सॉलिड हालत में इकट्ठे पाए जाते थे उसी तरह वो अपनी माया हालत में भी और अपनी गैसियस हालत में भी अगर इकट्ठे पाए जाएं तो उस यूनिट को आप मॉलिक्यूल कहते हो। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड की है। मिसाल के तौर पे पानी को ही देख लो बेटा, पानी का आप दर्जा हरारत कम करें ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O के मॉलिक्यूल उसी तरह H2O की शक्ल में रहते हैं। आप इसको दर्जा हरारत बढ़ाएंगे तो ये माया हालत में आ जाएगा, इसके फिर भी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम उसी तरह मॉलिक्यूल में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे माया हालत में भी। अगर आप पानी का मजीद दर्जा हरारत बढ़ा दें तो ये गैस हालत में चला जाएगा, वेपर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिर भी H2O इकट्ठा ही रहेगा, उसके एक एक मॉलिक्यूल अलग-अलग हो जाएगा भाप हालत में, लेकिन उसमें एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम यानी कि H2O 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के उसी तरह कंबाइंड रहेंगे। सो इसलिए ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या होता है। इसी का उल्ट हो जाएगा कि अगर वो ग्रुप ऑफ एटम्स की तरह ना एग्जिस्ट करे जैसा कि सॉलिड में कर रहा था, किस हालत में, लिक्विड और गैसियस में, तो उसे आप क्या कहते हो, फार्मूला यूनिट कहते हो। इफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को मैं आर यू से इंडिकेट कर देता हूं, डू नॉट एग्जिस्ट as group of ions in their
लिक्विड और गैसियस स्टेट as in solid, such unit will be called फार्मूला यूनिट। तो आयोनिक कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है, जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ाते हो उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि सोडियम क्लोराइड है, माया हालत में जब जाएगा या गैसियस हालत में जाएगा, आप पिघलाएं, ये माया हालत में चला जाएगा, तकरीबन 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उस वक्त सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। सो इसका मतलब कि ये क्या बन जाएगा, फार्मूला यूनिट बन जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। पहले आप फार्मूला को समझ लें, उसके बाद मोलेकुलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट समझना आसान होगा। फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन। फार्मूला को पहले अंडरस्टैंड कर लें। शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड representation of a compound is called formula। और अगर वो एक मॉलिक्यूल का मेन कोवेलेंट कंपाउंड का होगा तो उसे आप मोलेकुलर फार्मूला कहोगे। यानी कि यहीं से आप डेफिनेशन आगे कह दें, शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला, जबकि शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। वो फार्मूला यूनिट बन जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आयोनिक कंपाउंड आप कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला, जबकि शॉर्टेस्ट एब्रीविएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। लास्ट वन हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, हम वो बयान करके अपने लेक्चर को आज के वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, यहाँ पे उसने चंद एक खसूसियात बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र है कुछ। तो आयोनिक कंपाउंड का स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स आपस में मुवाजना करें। आयोनिक कंपाउंड्स के हायर होते हैं और कोवेलेंट के लोअर होते हैं। बेटा इसके रीजन क्या है? बड़ी सिंपल बात है। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चूंकि वो आयोनिक कंपाउंड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन असाइनमेंट दे के जा रहा हूँ। आपने कम से कम 5 कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताने हैं। इसी तरह 5 आयोनिक कंपाउंड के भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपने बताने हैं, जहाँ से मर्जी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, तो आयोनिक कंपाउंड्स में स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। 3 डायमेंशनल आयंस। 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जी। ये जो है बोर्ड की इन साइड पे या आउट साइड पे,
तो चूंकि हम इस तरह से, अब देखो लाइन तो मैंने ड्रा नहीं कर सकता, तो उसको हम तिरछी लाइन से मेंशन कर देते हैं। सो एक्स वाई और जी एक्स है। इस तरह स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पाई जाती है आयोनिक कंपाउंड में। कोवेलेंट में कंपैरेटिवली ये करैक्टर कम होता है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।